नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें हम करने वाले हैं 150 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो कि रहेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। एज पर प्रीवियस दो लेक्चर्स जो कि हमने किए थे सोलर सिस्टम और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी कि सौर प्रणाली और अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित जो दो चैप्टर हमने प्रीवियस किए हुए हैं उनके हमने लगभग 200 प्लस और 150 प्लस क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। साथियों, अगर आपने वो दो लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये पता लगा होगा कि किस तरह से हम इन जो भी चैप्टर्स हैं और चैप्टर में जिस तरह से हम ऑर्डर वाइज सीक्वेंस वाइज हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक फैक्ट को यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कितना बेनिफिट हो सकता है। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीटली फॉलो करते हैं डेडिकेटली, अगर आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक बेहतर कॉन्फिडेंस यहाँ से देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि अगर आप केवल थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने यहाँ पर अपनी सीरीज में क्वेश्चंस को इस तरह से एमसीक्यू फॉर्मेट में अरेंज किया है ऑर्डर वाइज कि अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट है, अगर उसमें 10 फैक्ट हैं तो 10 के 10 ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके सामने तैयार करके आपको दिए हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज रहे और आप जब एग्जाम में बैठे तो आपको एक बेहतर कॉन्फिडेंस मिले कि आपने इस तरह क्वेश्चंस को पढ़ा है। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ क्वेश्चन की फॉर्मेट में करते हैं, एमसीक्यू की फॉर्मेट में करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसको एनहेंस, उसको कैपेबल करने की जो हमारी टेंडेंसी है, उसको ग्रैस्प करने की टेंडेंसी है, वो बढ़ जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि रहेगा हमारा लेक्चर इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और ऑप्शंस के आधार पर आपके लिए 5 सेकंड का वक्त रहेगा। आपको उसमें एनालाइज करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा और उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में मैं उसका राइट ऑप्शन आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सोर्स टू नो अबाउट अर्थ्स इंटीरियर, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का प्रत्यक्ष स्रोत क्या कौन सा है। ए अर्थक्वेक, टेम्परेचर, मीटियोराइट्स या फिर सीस्मिक वेव्स। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन ये कीजिए कि इनडायरेक्ट सोर्स, ठीक है, अप्रत्यक्ष स्रोत। तो यहां पर अप्रत्यक्ष स्रोत है भूकंप, टेम्परेचर और मीटियोराइट्स, यानी ऑल ऑफ द अबव यहां का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 2, रॉक्स एंड वॉल्केनोज आर क्लासिफाइड एज, तो चट्टाने और ज्वालामुखी किस श्रेणी में आते हैं। तो ये कौन से स्रोत हैं, ये हैं, बताइए, चट्टाने और ज्वालामुखी जो हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये आते हैं प्रत्यक्ष स्रोत यानी डायरेक्ट सोर्सेस, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट सोर्स टू स्टडी अर्थ्स इंटीरियर। तो इनमें से कौन से सोर्स ऐसे हैं जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का अप्रत्यक्ष स्रोत है, चट्टाने, ज्वालामुखी, उल्कापिंड या फिर भूकंप। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा सी एंड डी, ओके। और चट्टाने और ज्वालामुखी ये दोनों किसके हैं, ये है डायरेक्ट सोर्सेस के लिए, ठीक है। और यहां पर पूछा गया है हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेस के लिए, तो यहां पर उल्कापिंड और अर्थक्वेक ये क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, टेम्परेचर इज कंसिडर्ड अ विच सोर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो तापमान को पृथ्वी के आंतरिक भाग का कौन सा स्रोत माना जाता है। तापमान को अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो तापमान को पृथ्वी के आंतरिक भाग का कौन सा स्रोत है, अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, इनडायरेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है लेयर ऑफ अर्थ से संबंधित। हाउ मेनी मेन लेयर्स डज द अर्थ हैव। तो पृथ्वी की मुख्य परतों की संख्या कितनी है, पृथ्वी की मुख्य परतों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4 या 5, बताइए। तो ये है 2, 3 कौन कौन सी है, ये है भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी, मेंटल और कोर, यानी कहें तो क्रस्ट, मेंटल, ठीक है, और कोर, ठीक। तो ये 3 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द 3 मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ आर। पृथ्वी की
तीन मुख्य परतें कौन कौन सी हैं? तो मुख्य परतों के बारे में बोला गया है, तो मुख्य हमारे पास कितनी है? 3। और कौन कौन सी है? जैसा कि भाई मैंने आपको बताया था जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, ये है क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, क्रस्ट यानी भूपर्पटी, मेंटल और कोर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रस्ट से संबंधित क्वेश्चंस हैं हमारे पास। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे कि वन सेकेंड गाइस, तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ इस तरह से दिखाया गया है। ऊपर ऊपर कौन सी हो जाएगी? क्रस्ट, फिर हो जाएगी ये मेंटल, ओके, और फिर हो जाएगी कोर। ठीक है, ये क्या है? ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, और ये क्या है? कोर। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सी है? भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। क्रस्ट हैज हाउ मेनी डिविजन्स? तो भूपर्पटी के कितने भाग हैं? भूपर्पटी के कितने भाग हैं? 1, 2, 3 या 4? तो यहां पर क्रस्ट के हैं टू पार्ट्स, 2 डिविजन्स। ओके, नाउ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेनली फॉर्म्स, तो महाद्वीपीय भूपर्पटी मुख्यतः बनाती है, क्या बनाती है? महाद्वीपीय भूपर्पटी बनाती है कॉन्टिनेंट्स और कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। ओके, अगर हम यहां पर बात करें इस वाले क्वेश्चन में, क्रस्ट के 2 भाग हैं, कौन कौन से? तो मैं आपको बता देता हूं। एक तो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक है ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, यानी कि महाद्वीपीय भूपर्पटी और एक महासागरीय भूपर्पटी। ठीक है, तो यहां पर महाद्वीपीय भूपर्पटी के बारे में अगर पूछे तो यह मुख्यतः कौन कौन से बनाती है? तो ये बनाती है कंटिन्यूअस और कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो महाद्वीपीय भूपर्पटी की मोटाई वो लगभग कितनी होती है? 5, 15, 30 या 70? तो ये होती है 30 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि महाद्वीपीय भूपर्पटी होती है, कैसी होती है? थिनर या डेंसर? थिकर एंड लाइटर, थिकर एंड डेंसर या थिनर एंड लाइटर? तो महाद्वीपीय भूपर्पटी होती है थिकर एंड लाइटर, यानी कि मोटी होती है और लाइटर हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ, महाद्वीपीय भूपर्पटी किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है, बताइए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रेनाइट रॉक, महाद्वीपीय भूपर्पटी ग्रेनाइट रॉक से बनी होती है, ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी होती है। ओशनिक क्रस्ट लाइज, तो मैंने आपको बताया क्रस्ट 2 प्रकार की है, एक कौन सी? कॉन्टिनेंटल और एक ओशियनिक। कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय और ओशियनिक यानी कि महासागरीय। तो महासागरीय भूपर्पटी स्थित होती है, कहाँ होती है ये स्थित? तो ये होती है बीनीथ ओशियन, यानी कि महासागर के नीचे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ ओशियनिक क्रस्ट इज अप्रोक्सीमेटली, महासागरीय भूपर्पटी की मोटाई लगभग होती है। तो ये कितनी मोटी होती है महासागरीय भूपर्पटी? तो ये होती है लगभग 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ओशनिक क्रस्ट इज, महासागरीय भूपर्पटी होती है, तो ये होती है थिनर एंड डेंसर। इससे पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में हमने देखा, तो वो होती थी थिकर एंड लाइटर। कौन सी? ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये कौन सी है? ओशनिक क्रस्ट, थिनर एंड डेंसर, यानी कि पतली और सघन। ओशनिक क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, महासागरीय भूपर्पटी बनी होती है। तो महासागरीय भूपर्पटी किसकी बनी होती है? ग्रेनाइट, बैलिस्टिक, लाइमस्टोन या सैंडस्टोन? तो ग्रेनाइट बनी होती है किसकी? ये होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। और बैलिस्टिक रॉक जो बनी होती है ये बनी होती है ओशनिक क्रस्ट की। तो साथियों, अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने हर एक फैक्ट को, हर एक कॉन्सेप्ट को एक एमसीक्यू फॉर्मेट में ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज यहाँ पर कवर किया है। अगर जब भी आप रिवीजन करेंगे तो ये सारे फैक्ट आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे जब भी आप इस वीडियो को दोबारा से 1-2 बार देखेंगे फिर से।
ठीक है। तो आपके हर एक फैक्ट को, एक एक सिंगल फैक्ट को मैंने यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में ऑर्डर वाइज आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो एंजॉय करते रहें और अंत तक बने रहें। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। भूपर्पटी की संरचना के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज, पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन या आयरन। तो क्रस्ट पर सबसे ज्यादा जो एलिमेंट के बारे में पूछा गया है, एलिमेंट, तो ये है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा कितना होता है ये होता है 46.6%, सबसे ज्यादा एलिमेंट पाए जाने वाला एलिमेंट है। परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन इन अर्थ क्रस्ट, तो भूपर्पटी पर सिलिकॉन का कितना परसेंटेज है? तो ये है 27.7%, 27.7%, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट ऑफ अर्थ क्रस्ट, तो एल्यूमिनियम भूपर्पटी का लगभग कितना भाग बनाता है? तो ये बनाता है ऑप्शन नंबर सी, 8.1%। ठीक, क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ आयरन इन अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी पर लोहा का प्रतिशत कितना है? 8.1, 5, 3.6 या 2.6%। तो आयरन जो है ये 5% हमारे क्रस्ट पर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है 20, कैल्शियम फॉर्म्स अबाउट व्हाट ऑफ अर्थ क्रस्ट, कैल्शियम भूपर्पटी का लगभग कितना भाग है? तो कैल्शियम है लगभग 3.6%, 3.6%। सोडियम परसेंटेज इन अर्थ क्रस्ट, तो सोडियम का कितना प्रतिशत है भूपर्पटी, सोडियम भूपर्पटी पर कितना परसेंट में है? 3.6, 2.8, 2.6 या फिर 2.1? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 2.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोटेशियम फॉर्म्स अबाउट व्हाट अर्थ क्रस्ट, तो पोटेशियम भूपर्पटी का कितना भाग है? 2.1, 1.5, 2.6 या 3.6? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 2.6%। कौन सा? पोटेशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम परसेंटेज इन अर्थ क्रस्ट, तो मैग्नीशियम का कितना परसेंटेज है? तो ये है राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 2.1%, 2.1%। अदर एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली व्हाट ऑफ अर्थ क्रस्ट, अन्य तत्व भूपर्पटी का लगभग कितना भाग है? तो ये है 1.5%, 1.5%। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? अगर हम मेटल की बात करें तो कौन सी धातु है? आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या कैल्शियम? दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली मेटल है भूपर्पटी पर यानी क्रस्ट पर। नाउ मेंटल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड उनको देख लेते हैं। मेंटल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, मेंटल मुख्य रूप से बना होता है, तो ये बना होता है सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। और अगर हम सियाल की बात करें तो ये होती है क्रस्ट से बनी होती है, क्रस्ट जो है इसकी बनी होती है, जिसमें आता है सिलिका और एल्यूमिनियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ द मेंटल इज अप्रोक्सीमेटली, तो मेंटल की मोटाई लगभग होती है, कितनी होती है? तो ये होती है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, मेंटल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, मेंटल को कितने भागों में बांटा गया है? तो मेंटल को यहां पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टू पार्ट्स कौन कौन से? एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। एथनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ, एथनोस्फेयर किसका भाग है? तो क्रस्ट कोर अपर मेंटल या लिथोस्फेयर? ये है अपर मेंटल का पार्ट है, एथनोस्फेयर अपर मेंटल का भाग है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्थेनोस्फेयर इज व्हाट इन नेचर, तो एस्थेनोस्फेयर किस प्रकृति का होता है? तो ये होता है सेमी सॉलिड और या फिर कहें डक्टाइल। ठीक है,
अर्ध ठोस कहें या फिर डक्टाइल कहें, लचीला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एस्थेनोस्फेयर लाइज, तो कहां पर स्थित होता है ये एस्थेनोस्फेयर, बताइए। तो ये होता है बेनिथ लिथोस्फेयर, यानी ऑप्शन बी, लिथोस्फेयर के नीचे। एस्थेनोस्फेयर इज पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, क्या एस्थेनोस्फेयर लिथोस्फेयर का भाग है? नहीं, ये लिथोस्फेयर के नीचे होता है एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, और ये अपर मेंटल का पार्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एस्थेनोस्फेयर इज द सोर्स ऑफ, तो किसका सोर्स है एस्थेनोस्फेयर? तो ये है लावा का, लावा या फिर यूं कहे मैग्मा, ठीक है। ये जो मैग्मा निकलता है तो वो एस्थेनोस्फेयर से ही निकलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट है एक तरीके से यहाँ पर डक्टाइल एंड सेमी सॉलिड यहाँ पर होती है एलिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, अर्थ कोर इज कंपोज्ड ऑफ, पृथ्वी का केंद्र बना होता है किसका? तो सियाल ये बना होता है कोर का, क्रस्ट का, भूपरपट्टी का, और सियाल सीमा ये बनी होती है किसकी? ये होती है मेंटल के लिए, और निफे ये होती है कोर के लिए, ठीक है। तो नाउ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, निकल और फेरस, निकल और फेरस। तो सियाल, सीमा, निफे, इसको आप याद रखिए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनर कोर इज इन विच स्टेट, तो आंतरिक केंद्र किस अवस्था में होता है? कोर हमने देखा बिल्कुल नीचे नीचे पार्ट होता है, अंदर ही अंदर का पार्ट पृथ्वी का, तो वहां जो इनर कोर है वो किस अवस्था में होती है? तो इनर कोर ये सॉलिड अवस्था में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। थिकनेस ऑफ इनर कोर इज अप्रोक्सीमेटली, आंतरिक केंद्र की मोटाई लगभग होती है, कितनी होती है आंतरिक केंद्र की मोटाई? तो इनर कोर की मोटाई होगी 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर। आउटर कोर होता है, तो बाह्य केंद्र कैसा होता है? ये होता है लिक्विड यानी द्रव्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। थिकनेस ऑफ आउटर कोर इज अप्रोक्सीमेटली, बाह्य केंद्र की मोटाई लगभग होती है, कितनी होती है? ये होते 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ आर ड्यू टू, पृथ्वी के चुंबकीय गुण किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सबसे ज्यादा आउटर कोर के कारण होती है, ठीक है, आउटर कोर के कारण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय वॉल्यूम द लार्जेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, तो आयतन के अनुसार अगर हम देखें पृथ्वी की सबसे बड़ी परत कौन सी है? तो आयतन के अनुसार पृथ्वी की सबसे बड़ी परत है मेंटल, ठीक है, जो कि क्रस्ट से नीचे होती है। अगर हम इसका आयतन देखें तो ये 84% है वॉल्यूम में। नेक्स्ट देखते हैं, बाय मास यानी द्रव्यमान के अनुसार द लार्जेस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज, तो द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ी परत है कौन सी है? तो ये है कोर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोर है सबसे बड़ी, किसके अकॉर्डिंग? बाय मास, ठीक है, और ये कितना है? 68%, कितना है? 68%। क्वेश्चन है, क्रस्ट कंट्रीब्यूट्स अबाउट विच बाय वॉल्यूम एंड मास रिस्पेक्टिवली, तो भूपरपट्टी का आयतन और द्रव्यमान योगदान कितना है? अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये है 1%, और द्रव्यमान यानी मास की बात करें तो ये है 1%, तो दोनों ही ये 1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल कंट्रीब्यूट्स व्हाट बाय वॉल्यूम एंड व्हाट बाय मास, तो मेंटल का जो आयतन है और द्रव्यमान का योगदान कितना है? तो मेंटल का आयतन और द्रव्यमान इन दोनों का योगदान है ऑप्शन सी 84%, ये क्या है? वॉल्यूम, और 31% ये क्या है? मास यानी कि द्रव्यमान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 44। कोर कंट्रीब्यूट्स व्हाट बाय वॉल्यूम एंड व्हाट बाय मास, तो जो कोर का वॉल्यूम है और मास का जो योगदान है वो कितना है? तो कोर का अगर हम आयतन की दृष्टि से देखें तो आयतन है 31%, और मास यानी कि द्रव्यमान देखें तो वो है 68%। नाउ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू अर्थ डिसकंटिन्यूटी, तो यहां पर क्वेश्चन बनता है 45, विच डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स
अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, तो ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी को कौन सी असंतति अलग करती है? असंतति अलग करती है तो ये करती है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। मोहो डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स, तो मोहो असंतति किसे अलग करती है? तो ये करती है क्रस्ट एंड मेंटल को, यानी भूपर्पटी और आवरण, यानी क्रस्ट और मेंटल को मोहो असंतति अलग करती है, सेपरेट करती है। विच डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ऊपरी आवरण और निचले आवरण के बीच कौन सी असंतति यानी कि डिसकंटिन्यूटी होती है? तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में ये होती है रैपिड डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 48। ये है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स, तो गुटेनबर्ग असंतति किसे अलग करती है? तो ये करती है मेंटल और कोर को। ठीक है, तो मेंटल और कोर को अलग करती है कौन सी? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। हर एक देखिए, मैंने हर एक क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन किया है कि आप यहां पर सीक्वेंस वाइज देखेंगे और हर एक फैक्ट मैंने यहां पर कवर कर लिया है। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स, तो लेहमैन असंतति किसे अलग करती है? ये अलग करती है अपर कोर और इनर कोर को, अपर कोर और इनर कोर को। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ अर्थ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ऊपर से नीचे सही क्रम हमें देखना है कि कौन सा ऑर्डर सही है। तो अगर हम सबसे पहले देखें ऊपर तो ये होता है कॉनराड, फिर होता है मोहो, फिर होता है रैपेटी, फिर होता है गुटेनबर्ग और फिर है लेहमैन। ठीक, तो कॉनराड, मोहो, रैपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी इज द राइट ऑर्डर अमंग ऑल दीज 5। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 51 कहता है हमारे पास, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाज गिवन बाय, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था मैकेंजे और पार्कर ने। किसने? मैकेंजे और पार्कर, MP। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और ये कब दिया था? ये दिया था 1967 में। 1967 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन्स, तो यह जो सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो ये करता है अर्थ के रोटेशन की नहीं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की नहीं, मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट, बिल्कुल लिथोस्फेरिक प्लेट के मूवमेंट की व्याख्या करता है कौन? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ऑप्शन सी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लिथोस्फेयर इज, तो लिथोस्फेयर कैसा है? तो लिथोस्फेयर है कंटिन्यूस नहीं, सेमी मोल्टेन नहीं, ये है ऑप्शन सी, ब्रोकन इनटू रिजिड प्लेट्स। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कन्वेक्शन करंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था होलमेस ने दिया था ये संवहन धारा सिद्धांत यानी कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ठीक है, आर्थर होलमेस इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, कन्वेक्शन करंट अकर्स इन, तो संवहन धाराएं कहां उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है मेंटल में। कन्वेक्शन करंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू, संवहन धाराएं किस कारण से बनती हैं? तो ये बनती हैं हीटिंग एंड कूलिंग इनसाइड मेंटल। ओके, मेंटल से ही रिलेटेड है कौन सी? कन्वेक्शन करंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कन्वेक्शन करंट थ्योरी एक्सप्लेन्स, संवहन धारा सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो ये करता है प्लेट मूवमेंट, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन अर्थक्वेक इज कॉज्ड ड्यू टू, भूकंप किस कारण से आता है? तो वोल्केनिक एरप्शन, अर्थ रोटेशन या शिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, बिल्कुल टेक्टोनिक प्लेट के शिफ्ट करने से भूकंप आते हैं। सडन रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अर्थक्वेक अकर्स अलोंग, भूकंप के समय ऊर्जा का अचानक उत्सर्जन कहां होता है? तो ये जो ऊर्जा निकलती है भूकंप के समय, इसका एमिशन ये होता है, रिलीज होती है कहां पर?
ये होती है फॉल्ट लाइन पर। कहां पर? फॉल्ट लाइन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट इनसाइड अर्थ वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इट इज कॉल्ड। तो पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है कहलाता है। तो गैस कीजिए क्या ऑप्शन होगा इसका? एपिसेंटर, फोकस, हाइपोसेंटर या फिर फॉल्ट। राइट ऑप्शन इज हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर जिसे हम फोकस भी कहते हैं। ठीक। नाउ एपिसेंटर इज यानी उपकेंद्र क्या है? एपिसेंटर क्या है? ओरिजिन पॉइंट इनसाइड अर्थ, पॉइंट डायरेक्टली अबव फोकस ऑन सरफेस, फॉल्ट लाइन या फिर सिस्मिक जोन। तो एपिसेंटर क्या है? एपिसेंटर वह पॉइंट है डायरेक्टली अबव, किसके ऊपर? फोकस के ऊपर। कहां पर? सरफेस पर। तो यहां अगर भूकंप आया है और ये सरफेस है तो इसके जस्ट ऊपर क्या होगा? एपिसेंटर होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स अकर इन। तो सभी प्राकृतिक भूकंप कहां उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं लिथोस्फीयर में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थक्वेक जनरेट्स। भूकंप क्या उत्पन्न करता है? बताइए। मैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स, सिस्मिक वेव्स या फिर हीट वेव्स। भूकंप उत्पन्न करता है सीस्मिक वेव्स। ऑप्शन सी। देखिए इस चैप्टर की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। अगर आप वहां से, जैसे अगर आप मेरे चैनल के बायो में देखेंगे तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने वहां पर प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहां से मेरे चैनल को रेफर कर सकते हैं और ये पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बॉडी वेव्स ट्रेवल थ्रू। तो बॉडी वेव्स कहां से गुजरती है? ये गुजरती है अर्थ के इंटीरियर से, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से। सरफेस से नहीं, एटमॉस्फेयर से नहीं, ओशन से तो बिल्कुल नहीं। ठीक। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 65। बॉडी वेव्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। तो बॉडी वेव्स कितने प्रकार की होती है? बताइए। 1 2 3 4। तो बॉडी वेव्स होती है 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? पी और एस। ठीक है। पी वेव्स और एस वेव्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। विच वेव ट्रेवल्स फास्टेस्ट। तो सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग कौन सी है? तो बताइए कौन सी है? सरफेस वेव्स, एस वेव्स, पी वेव्स या फिर लव वेव्स। तो सबसे तेज गति से चलने वाली जो तरंग है वो कौन सी है? सबसे तेज। ज्योग्राफिकली मैनर में देखना है हमें। ठीक है। तो यहां पर सबसे तेज है ऑप्शन सी, पी वेव्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैलो फोकस अर्थक्वेक्स आर। उथले केंद्र वाले भूकंप होते हैं। कैसे होते हैं? बताइए। मोर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। शैलो फोकस पर जो होते हैं भूकंप, शैलो फोकस वाले भूकंप हमेशा मोर डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ज्यादा तबाही मचाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी वेव से संबंधित पी वेव्स आर ऑल्सो नोन एज। तो पी तरंगों को क्या कहा जाता है? इनको प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ठीक है। प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे। विच सिस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑन अ सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले कौन सी तरंग दर्ज होती है? तो ये होती है पी वेव्स की। ठीक है। पी वेव्स तरंगे। अगर भूकंप आया है तो सबसे पहले पी वेव्स आएंगे और पी वेव्स से ही सिस्मोग्राफ पर जो है वो फास्टेस्ट हमारे सिस्मोग्राफ पर दर्ज होती है। क्वेश्चन है 670। वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स इज अप्रोक्सीमेटली। लगभग कितनी होती है इनकी वेलोसिटी? 2 से 3, 4 से 6, 7 से 8 या फिर 10 से 12। बताइए। तो ये होती है पी वेव्स की जो लगभग वेलोसिटी है वो होती है ऑप्शन सी, 7 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है पी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू। पी तरंगे किस माध्यम से गुजर सकती हैं? तो ये जो पी वेव्स हैं ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी वेव्स आर। पी तरंगे होती है कैसी होती है? ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, सरफेस या टोरोजनल। तो ये होती है पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे। पी वेव्स हमेशा अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। पी वेव्स प्रोड्यूस। पी तरंगे क्या उत्पन्न करती हैं? प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स क्या उत्पन्न करती हैं? क्रेस्ट थ्रो, रिफ्लेक्शन ओनली, कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन या फिर सर्कुलर मोशन। तो ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ये उत्पन्न करती हैं पी वेव्स।
नाउ क्वेश्चन रिलेटेड टू एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स। तो एस तरंगों का क्या कहा जाता है? एस वेव्स आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी वेव्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस वेव्स ट्रेवल थ्रू, एस तरंगे किस माध्यम से गुजरती हैं? तो ये है सॉलिड ओनली, केवल ठोस से। स्पीड ऑफ एस वेव इज अप्रोक्सीमेटली, तो एस तरंगों की गति लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 4 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड। बताइए पी वेव्स की कितनी होती है कमेंट सेक्शन में। 77 की बात करें तो एस वेव्स आर, एस तरंगे कैसी होती है? एस तरंगे होती है ट्रांसवर्स वेव। और अगर मैं पूछूं आपसे कि पी वेव्स कैसी होती हैं, तो ये होती है, बताइए, अनुदैर्ध्य तरंगे। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 78। मोशन कॉस्ट बाय एस वेव्स, तो एस वेव्स द्वारा उत्पन्न गति होती है पैरेलल टू वेव्स डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन, सर्कुलर या फिर रोटेशनल। तो एस तरंगों द्वारा उत्पन्न गति ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द वेव डायरेक्शन। तो जो जिस डायरेक्शन में वेव्स अगर बह रही हैं तो उसके परपेंडिकुलर होती है एस वेव्स का मोशन। 79 देखते हैं, एस वेव्स प्रोड्यूस, तो क्या बनाती है एस वेव्स? तो ये बनाती है क्रेस्ट एंड थ्रो, क्रेस्ट एंड थ्रो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 80। सरफेस वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन, तो सतही तरंगें कब बनती हैं? जब अर्थ रोटेट करती है। पी वेव्स स्टार्ट होती है, बॉडी वेव्स रीचेज सरफेस रॉक या फिर वोल्केनो इरप्ट होता है। तो सरफेस वेव्स कब बनती है? जब बॉडी वेव्स यानी पी वेव्स और एस वेव्स पहुंचती है कहां पर? रॉक की सरफेस पर यानी चट्टानों के सतह पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 81। विच सिस्मिक वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी हैं? तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगों की बात करें तो ये हैं, बताइए, पी वेव्स, एस वेव्स, बॉडी वेव्स या सरफेस वेव? सबसे ज़्यादा विनाशकारी करती हैं सरफेस वेव्स। इनका ही डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है और सबसे ही ज़्यादा विनाशक होती हैं। विच वेव्स आर लास्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन अ सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ पर सबसे अंत में कौन सी तरंग दर्ज होती है? तो पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स या फिर बॉडी वेव्स? तो सबसे अंत में होती है सरफेस वेव्स दर्ज, ठीक है, जिससे विशाल तबाही आती है। क्वेश्चन है 83। लव वेव्स एंड रिले तरंगे, रिले वेव्स ये हैं, कौन सी हैं? बॉडी, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर सरफेस? सरफेस इज द राइट आंसर। तो जो लव तरंगे होती हैं और रिले तरंगे होती हैं, रिले तरंगे ये कौन सी है? सरफेस वेव्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, तो हमें देखना है सही जोड़ी कौन सी है। पी वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, नहीं। एस वेव ट्रेवल इन लिक्विड, नो। सरफेस वेव लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है, बिल्कुल नहीं। और क्योंकि सरफेस वेव तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, विनाशकारी, अभी हमने देखा था। और पी वेव्स ट्रेवल थ्रू गैस, बिल्कुल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सभी जितने भी हमारे पास मिलान करने वाले ऑप्शंस हैं इनके बारे में हमने पहले क्वेश्चंस यानी सभी क्वेश्चंस को हमने देख लिया है। आई होप कि आपने यहां तक समझा होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ये है, विच वेव कैन नॉट पास थ्रू अर्थ आउटर कोर, तो कौन सी तरंग है जो पृथ्वी के बाह्य केंद्र से नहीं गुजर सकती? पी वेव्स, सरफेस वेव, एस वेव या फिर रिले वेव? तो ये है एस वेव। सेकेंडरी वेव जो हैं पृथ्वी के बाह्य केंद्र से नहीं गुजर सकती। नाउ सिस्मोग्राफ से देखते हैं क्वेश्चंस। सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर, तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? तो ये मापने के लिए किया जाता है भूकंपीय तरंगे यानी कि सिस्मिक वेव्स। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राफ? बताइए, मैग्नीट्यूड ओनली, इंटेंसिटी ओनली,
सिस्मिक वेव प्रोड्यूस बाय अर्थक्वेक या फिर स्पीड ऑफ विंड? ऑप्शन सी, जो सिस्मिक वेव प्रोड्यूस होती हैं कब? जब भूकंप आता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ यूज होता है। क्वेश्चन है 88, विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स सिस्मिक वेव्स? तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है भूकंपीय तरंगों को दर्ज करने वाला? बैरोमीटर गलत, सिस्मोग्राफ बिल्कुल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बैरोमीटर तो प्रेशर को मेजर करता है, थर्मामीटर जो है टेम्परेचर को, और हाइग्रोमीटर जो है वो नमी या फिर आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। अब आते हैं रिएक्टर स्केल पर कि रिएक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर। तो रिएक्टर स्केल किसे मापता है? ये मापता है, बताइए, तीव्रता, डेप्थ ऑफ अर्थक्वेक या फिर परिमाण या फिर ड्यूरेशन? तो ये मापता है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, कितना मैग्नीट्यूड पर अर्थक्वेक आया है। ये परिमाण की जो माप है वो कहता है रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्टर स्केल मेजर्स मैग्नीट्यूड फ्रॉम। तो इसकी जो सीमा होती है वो कितनी होती है रिएक्टर स्केल की? ये होती है 0 से 10। कितनी होती है? 0 से 10। 0 मिनिमम और 10 मैक्सिमम। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, रिएक्टर स्केल इज। तो रिएक्टर स्केल कैसा है स्केल है? ये होती है अनलिमिटेड स्केल। इसका जो मेजरमेंट है वो 0 से 10 होता है, लेकिन अगर भूकंप ज़्यादा हुआ तो ये क्रॉस भी कर सकता है। अनलिमिटेड स्केल होता है ये। रिएक्टर स्केल इज बेस्ड ऑन, ये रिएक्टर स्केल किस पर आधारित है? ये आधारित है एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। तो सिस्मिक वेव के एम्पलीट्यूड पर आधारित है, बेस्ड है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, मर्केली स्केल मेजर्स। तो मर्केली स्केल किसे मापता है? तो ये मापता है इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी को मर्केली स्केल मेजर करने के काम आता है। मर्केली स्केल मेजर्स इंटेंसिटी फ्रॉम। तो इसकी जो लिमिट होती है वो लिमिट कितनी होती है? इसकी लिमिट होती है 1 से लेकर के 12 तक। अगर कोई आपसे पूछे कि रिएक्टर स्केल की लिमिट कितनी होती है तो बताइए। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था रिएक्टर स्केल की जो लिमिट है वो होती है 0 से लेकर के 10 तक। लेकिन कभी कभी अगर भूकंप की स्थिति ज़्यादा हो तो यह उस मेजरमेंट को भी पार कर सकता है, उसके बियॉन्ड जा सकता है। लेकिन मर्केली स्केल जो है इसका मेजरमेंट फिक्स होता है, इसकी एक लिमिटेशन होती है, वो होती है 1 से लेकर के 12 तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, मर्केली स्केल इज बेस्ड ऑन। तो किस पर आधारित है मर्केली स्केल? इंस्ट्रूमेंटल डेटा, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके डेटा पर आधारित है, या फिर एनर्जी रिलीज्ड, जो ऊर्जा रिलीज होती है उस पर, या फिर डैमेज एंड ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। तो जितना डैमेज हो रहा है और जो मानवीय ऑब्जर्वेशन, मानवीय परिकल्पनाएं जो होती है उनके आधार पर हैं। तो ये होती है मर्केली स्केल, डैमेज एंड ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन है विच स्केल डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्व डैमेज। तो कौन सा स्केल जो क्षति हुई है उसके अवलोकन पर आधारित है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। तो एक तरीका से मर्केली स्केल के बारे में कहा गया है, ठीक है। मर्केली स्केल, रिएक्टर स्केल तो क्या करता है? मेजर करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैलकुलेशन, यानी कि कहें परिमाण को मापता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 97, शैडो जोन रेफर्स टू। तो शैडो जोन जो है इसका अर्थ क्या है? एरिया ऑफ मैक्सिमम डैमेज? नहीं, एरिया ऑफ सिस्मिक वेव्स आर नॉट डिटेक्टेड। बिल्कुल, शैडो जोन का मतलब क्या है? शैडो का मतलब क्या है? छाया। और जहां अगर छाया पड़ रही है इसका मतलब है कि वहां पर वह ऐसा एरिया जहां पर जो सिस्मिक वेव्स हैं वो डिटेक्ट नहीं हो पा रही हैं, तो वही होता है शैडो जोन। ऑप्शन बी। शैडो जोन इज फॉर्म ड्यू टू। तो शैडो जोन किस कारण से बनता है? अर्थ के रोटेशन कारण? नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स? नो। रिफ्रैक्शन ऑफ सिस्मिक वेव? बिल्कुल, जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उनका जो एक प्रकार से ये क्या शैडो जोन है। और ये जो शैडो जोन है ये एक प्रकार से कुछ इस तरह से रिफ्रैक्शन होती है, इनका अपवर्तन हो जाता है, ठीक है, अपवर्तन हो जाता है, ये सीधी नहीं आ पाती इस पर। इसलिए यहां पर कह सकते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रिफ्रैक्शन ऑफ सिस्मिक वेव्स की वजह से शैडो जोन बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शेडो जोन ऑफ विच वेव इज लार्जर। तो किस तरंग का शेडो जोन सबसे अधिक बड़ा होता है? पी वेव्स, सरफेस वेव्स, लव वेव्स या फिर एस वेव्स। तो एस वेव्स का शेडो जोन सबसे बड़ा होता है। एस फॉर शेडो और एस फॉर एस वेव्स, इन दोनों का जो एस वेव्स का शेडो जोन सबसे बड़ा होता है, सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं एस वेव्स डू नॉट ट्रेवल थ्रू। तो एस तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजरती? तो एस तरंगे क्रस्ट गुजरती हैं, बिल्कुल। मेंटल गुजरती हैं। आउटर कोर, आउटर कोर से एस तरंगे यानी एस वेव्स ट्रेवल नहीं करती। पी वेव्स क्रिएट शेडो जोन बिकॉज। तो पी तरंगे शेडो जोन क्यों बनाती है? दे स्टॉप सडनली, दे रिफ्लेक्ट बैक, दे बेंड वाइल एंटरिंग डिफरेंट लेयर्स। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जो शेडो जोन है वो क्यों बनता है? क्योंकि वो अपना जो पाथ है उससे थोड़ा अपवर्तित हो जाती है। ओके, और यहाँ पर कह सकते हैं कि बेंड कर जाती है। कब? जब वह एंटर करती है डिफरेंट लेयर्स में। ठीक, ऑप्शन सी हमें करेक्ट मैच करना है। रिएक्टर स्केल इंटेंसिटी को नहीं, रिएक्टर स्केल तो परिमाण को मेजर करता है। मर्केली स्केल मैग्नीट्यूड को नो, ये तो ह्यूमन ऑब्जर्वेशन को मेजर करता है। सिस्मोग्राफ जो है वो रिकॉर्ड्स वेव्स, बिल्कुल ये सही है। सिस्मोग्राफ जो है वो वेव्स को रिकॉर्ड करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। निम्न में से कौन सा यंत्र नहीं है? तो सिस्मोग्राफ है और मर्केली स्केल ये नहीं, यंत्र नहीं है। ठीक है, और रिएक्टर स्केल ये क्या है? ऑब्जर्वेशन है, मानवीय परिकल्पना, मानवीय अवधारणाओं के आधार पर है। और बैरोमीटर ये भी क्या है? यंत्र है कि भाई कितनी तबाही हुई है, ये उसको मेजर करने के काम आता है मर्केली स्केल के माध्यम से। इफेक्ट देखते हैं सुनामी अर्थक्वेक का। तो सुनामी इज कॉज्ड ड्यू टू। सुनामी किस कारण से उत्पन्न होती है? वोल्केनिक इरप्शन ऑन लैंड, नो। अर्थक्वेक एट सी फ्लोर, बिल्कुल। जैसे ही सी फ्लोर पर अर्थक्वेक आएगा तो बड़ी बड़ी जो लहरें हैं वो उठना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, और इस वजह से क्या है? सुनामी आ जाती है। सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? तो सुनामी हार्बर वेव्स हैं। ठीक है, हार्बर वेव्स, रिवर वेव्स, रिवर में कोई वेव्स नहीं होती इतनी, बहुत ही छोटी, एकदम बहुत ही थिक, मतलब थिन होती हैं। और यहाँ पर विंड वेव्स की देखें तो भी ये नहीं है। हार्बर वेव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 106 क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म सुनामी बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज। तो सुनामी शब्द किस भाषा का है? तो ये है जापानीज, जापान का है सुनामी। ऑप्शन सी। सॉइल लिक्विफिकेशन अकर्स व्हेन। तो मृदा द्रवीकरण कब होता है? मृदा द्रवीकरण होता है, ऑप्शन बी, सॉइल बिहेव्स लाइक लिक्विड ड्यूरिंग अर्थक्वेक। जो हमारी मिट्टी है वो व्यवहार करती है किसकी तरह? लिक्विड की तरह। कब? ड्यूरिंग अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक के दौरान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप का प्रभाव कौन सा नहीं है? लैंडस्लाइड होती है, एवलेंच बिल्कुल आते हैं, और फ्लड भी आती है, लेकिन साइक्लोन जो है वो भूकंप का प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। लैंडस्लाइड्स ड्यू टू अर्थक्वेक मोस्टली अकर इन। तो भूस्खलन अधिकतर कहाँ होता है? तो भूस्खलन अधिकतर कोस्टल प्लेन्स में होता है। कहाँ पर होता है? कोस्टल प्लेन्स पर, जो तटीय इलाके होते हैं वहां पर होता है भूस्खलन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवलांच इज रिलेटेड टू। एवलांच यानी कि हिमस्खलन संबंधित है। हिमस्खलन संबंधित है किससे? स्नो से। जब स्नोफॉल होती है तो एवलांच आने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फायर ड्यूरिंग अर्थक्वेक इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू। भूकंप के दौरान आग लगने का मुख्य कारण क्या है? वोल्केनिक लावा, नो। गैस पाइपलाइन रप्चर, बिल्कुल। भूकंप आएगा
तो गैस पाइपलाइन अगर फट जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी, तो निश्चित है कि आग लगने की संभावना बनी रहती है। लाइटनिंग यानी बिजली गिरना नहीं, और फ्रिक्शन ऑफ प्लेट्स यानी कि उसका प्लेटों का घर्षण ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 112। विच इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक कॉजेज शिंकिंग ऑफ बिल्डिंग्स। तो भूकंप का कौन सा प्रभाव इमारतों के धंसने का कारण बनता है? तो फ्लड नो, सुनामी नो, सॉइल लिक्विफिकेशन यानी कि जो मिट्टी है उसका लिक्विफिकेशन हो रहा है, उसका एक तरीके से द्रवीकरण हो रहा है। इस वजह से नीचे का जो फाउंडेशन है बिल्कुल बहुत ही वीक हो जाता है, और हम कह सकते हैं कि जो इमारतें होती है वो धंस सकती है। तो यही सबसे बड़ा कारण होता है सॉइल लिक्विफिकेशन। किसका? भूकंप से संबंधित जो इमारत, भूकंप से के प्रभाव में आकर के जो इमारतें हैं वो धंस जाती है, और वहां की जो क्या है सॉइल लिक्विफिकेशन हो जाता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 113। अर्थक्वेक कॉज्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इज कॉल्ड। तो प्लेटों की गति से सब उत्पन्न भूकंप कहलाता है वोल्केनिक अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक या फिर कोलैप्स अर्थक्वेक। तो प्लेटों की गति का उत्पन्न भूकंप ये है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर। विश्व में अधिकांश भूकंप होते हैं वोल्केनिक, कोलैप्स, टेक्टोनिक या फिर एक्सप्लोजन। तो विश्व में अधिकांश भूकंप कैसे होते हैं? ये प्लेटों के खिसकने से होते हैं, टेक्टोनिक होते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोलैप्स अर्थक्वेक अकर ड्यू टू। जो दशाव भूकंप किस कारण से होता है? तो ये होता है प्लेट कोलिजन नो, इसकी वजह से तो टेक्टोनिक भूकंप आते हैं। वोल्केनिक eruption बिल्कुल नहीं। कोलैप्स ऑफ अंडरग्राउंड माइंस, तो जो भूमिगत माइंस होती हैं उनके कोलैप्स के कारण कोलैप्स अर्थक्वेक आते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय। विस्फोट भूकंप किस कारण से होते हैं? तो ये होते हैं विस्फोट भूकंप केमिकल और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। केमिकल और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण क्या होते हैं? एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, विस्फोट भूकंप। विच अर्थक्वेक इज ह्यूमन इंड्यूस्ड। कौन सा भूकंप मानव प्रेरित है? टेक्टोनिक अर्थक्वेक नो, वोल्केनिक अर्थक्वेक बिल्कुल नहीं, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक बिल्कुल। जो रिजर्वायर्स होते हैं, बड़े बड़े डैम्स होते हैं, उनकी वजह से भी भूकंप आने की संभावना बनी रहती है, और हम कह सकते हैं कि बांध, डैम्स, रिजर्वायर, इनको किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। तो यही ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक में कंसिडर होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है नेक्स्ट 118। रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स अकर ड्यू टू। तो जो जलाशय प्रेरित भूकंप किस कारण होते हैं? तो ये होते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स। जो बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं उनका कंस्ट्रक्शन होता है, उस वजह से भी रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक प्रोड्यूस हो सकते हैं, इंड्यूस हो सकते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। अर्थक्वेक अकरिंग ड्यू टू वोल्केनिक एरप्शन इज कॉल्ड। तो जो ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न होने वाला भूकंप कहलाता है वो कहलाता है कौन सा? कोलैप्स, एक्सप्लोजन, वोल्केनिक या टेक्टोनिक। नाम से ही स्पष्ट है, वोल्केनिक एक्सप्लोजन, वोल्केनिक अर्थक्वेक। ठीक, 120वां क्वेश्चन हमें कहता है विच अर्थक्वेक टाइप हैज लीस्ट इंटेंसिटी। तो किस प्रकार का भूकंप की तीव्रता सबसे कम होती है? तो सबसे कम तीव्रता किसकी होती है? तो ये होती है कोलैप्स की, जैसा कि अभी मैंने आपको जस्ट इसके बारे में बताया है। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। करेक्ट करना है, मैच करना है हमें। सही मिलान कौन सा है? सुनामी, साइक्लोन नो, सॉइल लिक्विफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन नो, कोलैप्स अर्थक्वेक, माइन कोलैप्स बिल्कुल। कोलैप्स अर्थक्वेक यानी कोलैप्स जो भूकंप आता है वो माइन के कोलैप्स के कारण होता है। और टेक्टोनिक अर्थक्वेक, न्यूक्लियर ब्लास्ट नो। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर होगा। टेक्टोनिक प्लेट्स आर मेड अप ऑफ। टेक्टोनिक प्लेट किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है क्रस्ट और अपर सॉलिड मेंटल। क्रस्ट और अपर सॉलिड मेंटल।
लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ, तो लिथोस्फीयर में क्या शामिल होता है, लिथोस्फीयर में शामिल क्या क्या होता है। तो मैंने आपको जस्ट प्रीवियस बताया था कि क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड मेंटल, तो लिथोस्फीयर में ये दो शामिल होते हैं, क्रस्ट और अपर सॉलिड मेंटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आर देयर, तो मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों की संख्या कितनी है। तो ये है ऑप्शन सी 7, 7 इज द राइट आंसर कि मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों की संख्या 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट, तो कौन सी प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, पैसिफिक, यूरेशियन, इंडियन या अफ्रीकन। तो अफ्रीकन जो है वो प्रमुख यानी कि मेन टेक्टोनिक प्लेट नहीं है। 106 क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट इज, सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट कौन सी है। तो सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट ये है पैसिफिक प्लेट, ठीक है, पैसिफिक प्लेट। प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग किस प्लेट पर स्थित है, यानी विच प्लेट कवर्स मोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। तो ये है पैसिफिक प्लेट पर, पैसिफिक प्लेट पर प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग स्थित है। विच प्लेट इज इंडिया लोकेटेड ऑन, भारत किस टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित, अच्छा भारत किस टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है। तो कौन सी टेक्टोनिक प्लेट है जिस पर भारत सिचुएटेड है, तो ये है इंडियन प्लेट पर, इंडियन प्लेट पर। 129 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्लेट, निम्न में से कौन सा एक प्रमुख प्लेट है। तो प्रमुख प्लेट के बारे में बताना है हमें, तो कोकोस, नाज़का, यूरेशियन या फिर फिलीपींस। तो यहाँ पर अगर प्रमुख प्लेटों की बात करें तो यूरेशियन प्लेट इज द मोस्ट फेवरेबल, सॉरी मेजर प्लेट है। क्वेश्चन है 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर टेक्टोनिक प्लेट, निम्न में से कौन सी एक लघु टेक्टोनिक प्लेट है। तो ये है नाज़का प्लेट, ठीक। इंडियन प्लेट इज क्लासिफाइड एज, भारतीय प्लेट को किस श्रेणी में रखा जाता है, भारतीय प्लेट को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो ये है माइनर प्लेट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 132, कैरेबियन प्लेट इज अ, तो कैरेबियन प्लेट कैसी है, यह एक माइनर प्लेट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज आर देयर, प्लेट सीमाओं के कितने प्रकार हैं, ये है 3, कितने हैं 3। तो प्लेट बाउंड्रीज के कितने प्रकार हैं, 3 टाइप्स हैं। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री अकर्स व्हेन, डाइवर्जेंट प्लेट सीमा तब होती है जब प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब प्लेट जो है वो एक दूसरे की तरफ क्या करती है, दूर जाती है, एक दूसरे से दूर जाती है, तब कौन सी होती है, डाइवर्जेंट प्लेट, ये दूर जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, न्यू क्रस्ट इज फॉर्म्ड एट, तो नई जो भूपर्पटी है वो कहाँ बनती है, ये बनती है डाइवर्जेंट बाउंड्री पर, ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्री। क्वेश्चन है नेक्स्ट 136, विच एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, तो डाइवर्जेंट सीमा से कौन सी प्रक्रिया जुड़ी हुई होती है। तो अर्थक्वेक ओनली, लावा इरेप्शन एंड न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन, बिल्कुल लावा इरेप्शन यानी कि जो लावा निकलता है जब ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, तो लावा इरेप्शन होता है, एंड और न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन यानी कि नया जो क्रस्ट है, नई भूपर्पटी का निर्माण होता है, वह प्रक्रिया कौन सी किससे जुड़ी है, डाइवर्जेंट लिमिट से, डाइवर्जेंट बाउंड्री से जुड़ी हुई होती है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज फॉर्म्ड व्हेन, कन्वर्जेंट सीमा बनती है, कब बनती है, जब प्लेनेट कोलाइड करते हैं, प्लेट कोलाइड करती है, प्लेट। 136 देखते हैं, सबडक्शन जोन इज फॉर्म्ड एट, सबडक्शन जोन कहां बनता है, तो ये बनता है कन्वर्जेंट बाउंड्री पर,
136 देखते हैं। सबडक्शन का मतलब होता है कि एक प्लेट दूसरे के नीचे धंस गई। नाउ 139 देखते हैं। एट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज द क्रस्ट इज। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री पर भूपर्पटी जो है वो एक प्रकार से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऑप्शन सी, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री अकर्स व्हेन। तो ट्रांसफॉर्म सीमा तब होती है जब प्लेट्स साइड पास्ट ईच अदर। तो प्लेट जो है वो स्लाइड करती हैं कहाँ पर? पास्ट, एक दूसरे की तरफ। ठीक है, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। विच प्लेट बाउंड्री नाइदर क्रिएट्स नॉट डिस्ट्रॉयज क्रस्ट। तो कौन सी प्लेट सीमा है जो ऊपर पट्टी बनाती है और नहीं नष्ट करती है? तो ये है ट्रांसफॉर्म, ये केवल ट्रांसफॉर्म करती रहती है, नाम से इसका स्पष्ट है। 142 देखते हैं। 142 है करेक्ट मैच करना है डाइवर्जेंट क्रस्ट डिस्ट्रक्शन से, नहीं। कन्वर्जेंट न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन से, नहीं। ट्रांसफॉर्म स्लाइडिंग ऑफ प्लेट्स, बिल्कुल अभी हमने जस्ट प्रीवियसली इसका एक एग्जांपल देखा था। तो ट्रांसफॉर्म जो है वो स्लाइडिंग ऑफ प्लेट्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित है। प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तनिकी। रिंग ऑफ फायर इज मेनली लोकेटेड अराउंड। तो यह कहाँ पर मुख्यतः किस महासागर के चारों ओर स्थित है? तो यह है पैसिफिक ओशियन के चारों ओर। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन के चारों ओर स्थित है। द शेप ऑफ रिंग फायर इज। इसका जो आकार है वो कैसा है? इसका आकार है हॉर्स शू शेप, यानी कि घोड़े के पैर जैसा है इसका। घोड़े का जो बिल्कुल लोअर पार्ट होता है उसके शेप जैसा है इसका आकार। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 146। रिंग ऑफ फायर इज अ रीजन हाईली प्रोन टू। तो रिंग ऑफ फायर किसके लिए अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है? तो ये संवेदनशील क्षेत्र है अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। तो भूकंप और जो वोल्केनो की घटनाएं होती है उनके लिए ये एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रोन है। ठीक है, संवेदनशील क्षेत्र है। वाई इज रिंग ऑफ फायर प्रोन टू अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। तो रिंग ऑफ फायर में भूकंप व ज्वालामुखी अधिक क्यों होते हैं? क्यों होते हैं ज्वालामुखी और भूकंप रिंग ऑफ फायर में? ड्यू टू प्लेट बाउंड्रीज, क्योंकि यहां पर क्या है? प्लेट की बाउंड्रीज है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रिंग ऑफ फायर इज द रिजल्ट ऑफ। तो रिंग ऑफ फायर किसका परिणाम होता है? रिंग ऑफ फायर परिणाम होता है किसका? प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट का। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट का। कन्वेक्शन करंट अकर्स इन। संवहन धाराएं कहाँ होती है? संवहन धाराएं होती हैं एटमॉस्फेयर में। कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में। प्लेटों की गति के मुख्य बल क्या है? तो प्लेटों की गति के पीछे मुख्य बल क्या है? प्लेटों की गति के मुख्य पीछे बल क्या है? यह है कन्वेक्शन करंट। ऑप्शन सी, कन्वेक्शन करंट जो है इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 151। कन्वेक्शन करंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू। तो संवेदन धाराएं किस कारण उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है हीट फ्रॉम अर्थ्स इंटीरियर। पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो हीट निकलती है वहां से कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इन कन्वर्जन करंट हॉट मैग्मा। संवहन धारा में गर्म मैग्मा होता है। कैसा होता है? राइजेस अपवर्ड, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। कूलर मैग्मा इन कन्वेक्शन करंट। तो संवहन धारा में ठंडा मैग्मा कैसा होता है? ये होता है सिंक डाउनवर्ड, बिल्कुल नीचे सिंक हो जाता है, डूब जाता है। संवहन धारा किन प्लेटों को गति देती है? संवहन धारा देती है लिथोस्फेरिक प्लेट को। लिथोस्फेरिक प्लेट को संवहन धारा गति देती है। द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स लीड्स टू। तो लिथोस्फेयर प्लेटों की गति से क्या होता है? तो ये होता है अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, यानी कि भूकंप आते हैं और वोल्केनो फटते हैं लिथोस्फेयर प्लेटों की गति के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही मिलान करना है हमें।
रिंग ऑफ फायर अटलांटिक ओशन, ये गलत है। कनेक्शन पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में। कन्वेक्शन करंट एटमॉस्फेयर, नो। ठीक है। प्लेट मूवमेंट अर्थ, तो सॉरी यहाँ पर ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। कन्वेक्शन करंट जो है वो एस्थेनोस्फेयर है। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर, ये इसका सही मिलान होगा। और वोल्केनो जो है वो एटमॉस्फेयर संबंधित है, नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था 156। तो आई होप कि आपने इस सेशन को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपने देखा होगा कि किस तरह से मैंने हर एक फैक्ट और हर एक कंसेप्ट को यहाँ पर ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज आपकी सहूलियत के लिए मैंने कलेक्शन लिया है। तो इस चैप्टर में अपने आपको बेहतर कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आप इस वीडियो को टाइम रिवाइज करते रहिए और जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में याद करते रहिए। और जब भी कोई भी आपके एग्जाम हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, उससे पहले आप इनको रिवाइज करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं अपने उस एग्जाम्स में एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको मिलने वाले हैं। तो आगे के लिए आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप यहां तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।